Dear students, good morning all of you. छात्रों, एक बात तुम लोगों से बताऊं, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह की लाइन है, समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, अरे किसी ने बनाए किसी ने मिटाए। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए। किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, और किसी ने पढ़ा कि दो बूंद पानी। जिंदगी का सोपान है, तो आपको जिंदगी के सोपान में हंस गुजारना ही होगा। मंजिल को प्राप्त करनी होगी किसी कीमत पर, और यह तभी संभव है जब आप डीडी तिवारी के साथ हैं। क्योंकि मैं इतनी आग आपके दिल में भर दूंगा ना, आपको यह एहसास होगा कि वाकई में आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। और जिस दिन स्थायी रूप से किसी युवक के मन में बात आ जाए कि मैं दुनिया में कुछ कर सकता हूं, वो वाकई कुछ कर सकता हो। क्योंकि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन से कभी हार मत मानना। ओके, चलिए छात्रों, हम विषय पे आ जाते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण, जिसमें स्वर वर्ण। स्वर वर्णों का वर्गीकरण दो रूपों में किया गया। एक तो उत्पत्ति या जन्म के आधार पर, या प्रादुर्भाव के आधार पर, या आविर्भाव के आधार पर, और दूसरा है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर तीन भेद हैं, मैं आपको बताया था। एक मात्रिक, दो मात्रिक और त्रिमात्रिक। एक मात्रिक माने क्या हुआ? एक मात्रिक माने एक मात्रा वाला। माने जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में केवल एक मात्रा लगती है। याद रखो, एक मात्रिक जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में केवल एक मात्रा लगती है। परिभाषा, जिस स्वर वर्ण में केवल एक मात्रा लगती है, संख्या 4, अ ए उ री, ये चारों एक मात्रीय हैं। अ की मात्रा ए है, ई की मात्रा छोटी ई है, उ की मात्रा ए है, और ई की मात्रा ए है। ये सब एक मात्रीय हैं। क्लियर? अब आ जाओ द्विमात्रिक। द्विमात्रिक स्वर क्या होते हैं? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में दो मात्राओं का प्रयोग होता है। दो मात्रा लिख लो, द्विमात्रिक। परिभाषा, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में दो मात्राओं का प्रयोग होता है। संख्या, यानी कि संख्या 7, आ ई उ ए ओ औ। याद रखो, इनकी मात्राएं हैं आ की, बड़ी ई की, बड़ा ऊ की, ए की, आय की, ओ की, औ की। अब आपको लगेगा यहां दो मात्रा कैसे लग रही हैं। जैसे
आ में अ और अ दोनों मात्रा लगे तो आ बन गया। ई में छोटी छोटी तो हमारे बड़ी ई बन गई। ऊ में छोटा हो तब बड़ा हो। ए में आ और ई तब ए। ऐ में आ और ए तब ऐ। ओ में आ और ऊ तब ओ। औ में आ और ओ आओ। माने दो दो मात्राएं लग रही हैं, दो स्वर वर्णों की मात्राएं इसमें लग रही हैं, दिमाग में रखे रहो। इसलिए द्विमात्रिक कहलाते ही है। त्रिमात्रिक इसकी परिभाषा एक और भी दी जा सकती है। एक मात्रिक में जहां कम समय लगे, द्विमात्रिक में जहां खिंचाव ज्यादा हो, और त्रिमात्रिक में जहां 3 गुना खिंचाव हो। क्लियर? माने जिस वर्ण स्वर वर्ण के उच्चारण में हर स्वर से 3 गुना अधिक समय लगे, याद रखो परिभाषा। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर वर्ण से 3 गुना अधिक समय लगे, संख्या 1 ओ 3 मां ओम। ओ 3 मां। याद रखो जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर वर्ण से 3 गुना अधिक समय लगे, संख्या 1 ओम। क्लियर? जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में 2 मात्राओं का प्रयोग होता है या 2 गुना समय लगता है, याद रखो जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 1 मात्रा लगती है या कम समय लगता है, संख्या 4 है आयुरीली। इसमें समय कम लगता है। और द्विमात्रिक में जिन स्वर वर्ण उच्चारण में 2 मात्राओं का प्रयोग होता है या 2 गुना समय लगता है, 2 मात्राओं का प्रयोग मतलब हुआ 2 गुना समय। आ ई उ ए ऐ ओ औ। यहां 2 मात्राएं कौन कौन सी लगी? आ में अ और अ दोनों की, आ ई में ई और ई बड़ी ई, उ में उ और दोनों मात्राएं लग रही हैं, या समय खींच रहे हैं तो हो गया 2 गुना समय लगता है। और त्रिमात्रिक में 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम 3 गुना। ओके, तो छात्रों आपको यह पता लग गया कि मात्रा के आधार पर स्वर वर्णों के कितने भेद हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। अब स्वर वर्णों पर आधारित कुछ नोट्स लिखिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। लिखे हम बोल रहे हैं, लिखे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक सवाल कर लेता हूं, जैसे हिंदी में आ गया, ध्यान दो, हिंदी में नपुंसक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में नपुंसक वर्णों की संख्या कितनी है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है। मैंने सवाल किया हिंदी में
नपुंसक वर्णों की संख्या कितनी है? 2 3 4 5। बच्चों आप लोग उत्तर दीजिए प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज गिव योर आंसर। एक नया प्रश्न आपके लिए मिल गया। अगर आप नहीं जानते तो आपके लिए समस्या आ जाएगी। इसका उत्तर है 2। अब आप लिखिए नोट। कौन कौन है नपुंसक वर्ण, ये मैं बात बताऊंगा। पहले लिखिए नोट। नोट नंबर 1, कुछ विद्वान त्रिमात्रिक स्वर अर्थात प्लुत स्वर को जोड़कर स्वर वर्णों की संख्या 12 स्वीकार करते हैं और कुछ विद्वान दीर्घ री को जोड़कर हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 13 स्वीकार करते हैं परंतु हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 मानना चाहिए। और स्वर वर्णों के कुल संख्या 13 मानना चाहिए। याद रखो बच्चों, अगर एग्जाम में आए कि स्वर वर्ण कुल कितने होते हैं, 10 11 12 13, तब 13। लेकिन अगर हिंदी लगा दे, हिंदी में स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो 11। क्लियर? क्यों 11 होते हैं? नोट नंबर 2 में देखिए। नोट नंबर 2, प्लुत स्वर, दीर्घ री स्वर और री स्वर का प्रयोग केवल संस्कृत में होता है। केवल संस्कृत में होता है। हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता है।
याद रखो छात्रों, प्लुत स्वर, दीर्घ री और री स्वर का प्रयोग केवल संस्कृत में होता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। नोट नंबर 2, याद रखो जब हिंदी में प्रयोग नहीं होता, हिंदी में फिर इन स्वरों को क्यों जोड़ा जाए, यह बात दिमाग में रखनी चाहिए आपको हमेशा। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, अंग और न स्वर बन जाते हैं न व्यंजन। अंग और नोट नंबर 3, अंग और न स्वर बन जाते हैं और न व्यंजन। इन्हें अयोगवाह या नपुंसक वर्ण कहा जाता है। याद रखो बच्चों, अयोगवाह माने जिनका वहन करने में, अर्थात शब्दों को बनाने में कोई योगदान नहीं होता। अयोग, नपुंसक, जैसे छक्का कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको, इसके पीछे कारण मैं अभी बताने चल रहा हूं। नोट नंबर 4, आज डॉक्टर किशोरदास वाजपेयी ने वाजपेयी जी ने अंग और को अयोगवाह वर्ण की संज्ञा दी है। याद रखो, डॉक्टर किशोरदास वाजपेयी अंग को क्या कहते हैं, अयोगवाह वर्ण। नोट नंबर 5, अंग और का प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों रूपों में होता है। इसलिए इन दोनों वर्णों को
नपुंसक वर्ण की संज्ञा दी जाती है। याद रख बच्चों, अंग आ का प्रयोग स्वर व्यंजन दोनों में होता है, स्वर के रूप में भी व्यंजन के रूप में भी, इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं, या इनको इसलिए नपुंसक वर्ण कहते हैं। जैसे बहुत सारे नपुंसक होते हैं, स्त्री पुरुष दोनों में रहते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, स्त्री एक पुरुष है, सेम वही बात इसमें भी है, इसे नपुंसक वर्ण है। एक नोट और लिख लो, एक सवाल पहले कर लो तब लिखिए, सवाल एक कर रहा हूं, ध्यान दो। निम्न में अयोगवाह वर्ण है, निम्न में अयोगवाह वर्ण है। ए नासिका, बी अनुनासिक, सी अनुस्वार और डी निर्नुनासिक। ध्यान दीजिए छात्रों, मैंने सवाल किया निम्न में अयोगवाह वर्ण है, पहला नासिका, दूसरा अनुनासिक, तीसरा अनुस्वार, चौथा निर्नुनासिक। उत्तर जल्दी भेजिए, आई वॉन्ट टू सी योर आंसर। इसका सही उत्तर है अनुस्वार। अगला नोट लिखे, अगला नोट लिखे, नोट अंग को अनुस्वार और आह को विसर्ग कहते हैं। याद रखो बच्चों, अंग का दूसरा नाम है अनुस्वार और अह का दूसरा नाम है विसर्ग। या अनुस्वार कहो या विसर्ग कहो, दोनों का मतलब एक होता है, अंग अह, अनुस्वार और विसर्ग। चलिए अब एक सवाल आपसे मैं और कर लूं, लिख लो पहले एक और नोट। नोट त्रिमात्रिक स्वर वर्ण को प्लुत स्वर वर्ण कहा जाता है। जिसका प्रयोग केवल संस्कृत में होता है। याद रखो बच्चों ये भी कि प्लुत स्वरवर्ण को माने त्रिमात्रिक स्वरवर्ण को प्लुत स्वरवर्ण भी कहते हैं, जिसका प्रयोग केवल संस्कृत में होता है। ओके, एक बात और आप बता दो बच्चों,
अब हम लोग अगले टर्न पर व्यंजन वर्ण शुरू करेंगे। स्वर वर्ण मैंने आपको पूरा खत्म कर दिया, कदे समझा दिया हूं। बस आपको एक काम करना होगा कि एक तो ये आपको अपनी मंजिल से समझौता नहीं करना होगा। अगर मंजिल बनाए हैं तो मंजिल पर आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, आगे चलना ही पड़ेगा। क्लियर? प्रेमचंद की लाइन याद करो जो कहते हैं, विश्व हटकर उस व्यक्ति को रास्ता दे देता है जो जानता है को कहाँ जा रहा है। अगर आप जानते हैं आप कहाँ जा रहे हैं ना, सारा संसार आप सामने सर झुकाएगा, रास्ता दे देगा। हिम्मत हो बस। और दूसरी बात, क्लास रेगुलर, जब तक मंजिल नहीं मिल रही है तब तक समय से मजाक नहीं। मजाक करना हो कभी किसी इंसान से कर लेना, वक्त से मजाक मत करना। वक्त है फूलों की सेज, अरे वक्त है कांटों का ताज। कौन जाने किस घड़ी में अरे वक्त का बदले मिजाज। उसका मिजाज मत बदलने देना। मैं दावे के साथ कहता हूं मंजिल आपको मिलेगी। अब हम लोग अगले टर्म में पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण एकदम नियमित ढंग से। ओके बच्चों, जय हिंद, ऑल ऑफ यू।